हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। एसके पटेल आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों लोक पर्वों का अध्ययन करने के बाद अब हम छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोक पर्वों का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पर्व के रूप में हम आज पढ़ेंगे बस्तर दशहरा के बारे में। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु पूरे विश्व भर में जो है आपका प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में बस्तर दशहरे को सबसे लंबा पर्व होने का गौरव प्राप्त है। देखिए, छत्तीसगढ़ सहित भारत के अन्य भागों में जो आपका दशहरा होता है वो रावण दहन से जो है संबंधित है। विजयादशमी के दिन या फिर क्वार या आश्विन शुक्ल दशमी के दिन पूरे भारत में जहां रावण दहन जो है वो किया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जगदलपुर में उसी दिन जो है आपका मां दंतेश्वरी को समर्पित विशाल रथ की जो है वो आपकी यात्रा निकलती है। इस बस्तर दशहरे का जो आपका आयोजन है या जो आपका प्रारंभ है वो सावन माह के अमावस्या से प्रारंभ हो जाता है, और ये सावन माह की अमावस्या या हरेली अमावस्या से लेकर के कुंवार या अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन तक अर्थात त्रयोदशी तक चलता है। तो लगभग ये 75 दिनों का जो आपका दशहरा है ये सबसे लंबे पर्व के रूप में जो है आपका जाना जाता है। अगर हम बस्तर दशहरे के इतिहास में जाएं कि बस्तर दशहरे की शुरुआत कहाँ से होती है, तो बस्तर दशहरे का संबंध है बस्तर के प्रमुख राजवंश से, जो कि है आपका काकतीय वंश। भारतीय इतिहास में और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये काकतीय वंश का नाम आपने सुना होगा। आप ये जानते ही होंगे, इतिहास पढ़ा है आपने, कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के काकतीय वंश के संस्थापक कहलाते हैं कौन? आपके अन्नम देव। उसके बाद जो हमारे चौथे राजा होते हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव को बार बार जो है आपका स्वप्न आता था, और स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी हमेशा आते थे, और उसी से प्रेरित होकर के उन्होंने बस्तर के रास्ते जगन्नाथपुरी की पैदल यात्रा की। पुरी के राजा ने उन्हें रथपति की उपाधि जो है वो प्रदान की, उनको जो है पुरुषोत्तम देव को सम्मानित किया, और साथ ही साथ 16 पहियों वाला रथ जो है वो आपका भेंट किया। अब इस रथ को आप समझ जाइए कि पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि प्रदान करके 16 पहियों का रथ जो है वो पुरी के राजा द्वारा प्रदान किया गया था। अब ये 16 पहियों का जो रथ है वो पुरुषोत्तम देव बस्तर में आकर इनको पहले 2 भागों में इन्होंने आपका विभाजित कर दिया। 4 पहियों वाला एक रथ और 12 पहियों वाला एक रथ। ये जो 4 पहियों वाला रथ है ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया गया, और भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है वो निकलती है आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जो पूरे भारत भर में रथ यात्रा के रूप में जो है वो आपका जाना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित रहता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को, जिसको छत्तीसगढ़ में रथ द्वितीया भी कहा जाता है। और बस्तर में इसी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उसी को गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। अब ये गोंचा जो नाम है ये गोंचा फल के कारण पड़ा है। पहले क्या होता था, इस भगवान जगन्नाथ के रथ को जो है आपका सशस्त्र सलामी दी जाती थी, और वर्तमान में जो आपका गोंचा एक गोलाकार फल होता है उसको तुपकी के माध्यम से जो है आपका फोड़ करके एक छोटे से तोप के समान आवाज़ आती है। तो इसी गोंचा फल के कारण जो है इस आपका जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का नाम गोंचा पर्व पड़ा। अब बात आता है 12 पहियों वाला रथ। ठीक है, अब इस 12 पहियों वाले रथ को माँ दंतेश्वरी को समर्पित किया गया, जो काकतीय वंश की कुल देवी जो है वो कही जाती हैं। दुर्गा की 32 बहनों में से एक है दंतेश्वरी देवी। अब 12 पहियों वाला रथ जो है फिर से 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसमें भी 4 पहिए जो है वो रथ अलग कर दिए गए, और 8 पहियों वाला एक विशाल रथ बनाया गया। जो 4 पहियों वाला रथ है इसकी जो सज्जा है वो फूल से की जाती थी, इसीलिए इसको फूल रथ कहा जाता है, और 8 पहियों वाले रथ को जो है आपका विशाल रथ कहा जाता है। बस्तर दशहरे में आपका कुंवार शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक ये 4 पहियों वाला फूल रथ चलता है, और
दशमी और एकादशी के दिन अर्थात दशहरे विजयादशमी के दिन और एकादशी के दिन ये 8 पहियों वाला विशाल रथ जो है वो जगदलपुर में आपका चलता है। इसी को हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। बस्तर दशहरा के प्रमुख जो आपके रस्म हैं, हालांकि बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता है, लेकिन जो प्रमुख रस्म हैं वो 13 दिन में जो है आपके आयोजित होते हैं। इनके रस्मों से, इनकी तिथियों से, बस्तर दशहरा के विभिन्न जो आपके जहाँ पर रस्म होते हैं उन स्थानों से हमेशा से प्रश्न बनते हैं। चाहे वो विद्यार्थी जो छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, रिटर्न की जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर व्यापम के कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से हमेशा से प्रश्न बनते हैं, छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्ज़ाम में। तो चलिए समझते हैं बस्तर दशहरे को विस्तार में। साथ ही इस पूरे के पूरे क्लास का, पूरे के पूरे बस्तर दशहरा के नोट्स को पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और नीचे दिए गए लिंक से आप हमारे चैनल से जाकर के इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ पीएससी प्री, मेंस और व्यापम के सभी एग्ज़ाम की ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन जो कोर्सेस हैं वो आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं। और यदि आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। वहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी, विषयों की जानकारी, कोर्सेज़ की जानकारी, फ़ीस की जानकारी, सभी जानकारी वहाँ पे आपको प्रदान कर दी जाएगी। बस्तर दशहरे के जो प्रमुख फैक्ट हैं उनको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि बस्तर दशहरे के प्रारंभकर्ता कौन है, तो इसके प्रारंभकर्ता कहे जाते हैं काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव। कुल अवधि आपको याद रखनी है, बस्तर दशहरे की कुल अवधि 75 दिनों की होती है, लेकिन जो प्रमुख रस्म है वो 13 दिन के भीतर जो है आपके आयोजित होते हैं। किसको समर्पित है ये भी आपको याद रखना है कि जो बस्तर दशहरा है ये माता दंतेश्वरी को समर्पित रहता है, जबकि आपका अन्य भागों में जो दशहरा होता है वो रावण दहन से संबंधित होता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि 75 दिनों का जो दशहरा होता है वो कहाँ से लेकर के किस तिथि तक होता है, तो ये शुरू होता है सावन अमावस्या को। चूँकि सावन अमावस्या को हरेली होता है, इसीलिए सावन अमावस्या को हरेली अमावस्या के नाम से भी जो है वो आपका जाना जाता है। समापन कब होता है, तो इसका समापन होता है कुंवार माह के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को। अब चूंकि कुंवार माह को अश्विन या आश्विन के नाम से भी जाना जाता है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में ऑप्शन में कुंवार की जगह अश्विन लिखा हो, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक ये आपका चलता है। तो बस्तर दशहरे का जो ड्यूरेशन हो गया वो श्रावण अमावस्या से लेकर के अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक ये दशहरा चलता है। देखिए, बस्तर दशहरे को विस्तार से समझने के लिए, सारे रस्मों को, सारी तिथियों को समझने के लिए बस्तर दशहरे को आपको इमेजिन करना जो है वो आपका अनिवार्य है। तो मैं कुछ प्रमुख जो आपके फैक्ट हैं वो पहले आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो बस्तर दशहरे का आयोजन आप याद रखिएगा जगदलपुर में होता है। कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि चूँकि दंतेश्वरी देवी का जो आपका मंदिर है वो दंतेवाड़ा में है, तो दंतेवाड़ा में आयोजित नहीं होता। दंतेश्वरी देवी का एक मंदिर इस जगदलपुर के राजमहल के भीतर में भी है। ठीक है, तो ये आपका जगदलपुर राजमहल के भीतर जो दंतेश्वरी मंदिर है वहाँ से जो है आपका ये बस्तर दशहरा जो है उसका जो है आपका संचालन होता है। अब कुछ स्थान आपको याद रखने हैं जगदलपुर में और जगदलपुर के बाहर। इन स्थानों का नाम पहले आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो बस्तर दशहरा है ये जगदलपुर शहर में आयोजित होता है, और इसमें कुछ स्थान आपको याद रखने हैं, जैसे जगदलपुर का जो आपका राजमहल है ये आप याद रखेंगे। अभी मैंने बताया कि इस राजमहल के भीतर दंतेश्वरी देवी का क्या है आपका मंदिर है। ठीक है, जो प्रतिरूप के रूप में भी जाना जाता है दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर के। ठीक है, साथ ही साथ आपको कुछ स्थान और याद रखने हैं। प्राचीन टाउन हॉल आपको याद रखना है जिसको सिरहा सार भवन के नाम से जाना जाता है। अभी पूरे रस्मों को पढ़ाने के दौरान इस सिरहा सार भवन का नाम बार बार आएगा, क्योंकि ये सिरहा सार भवन ऐसा है जहाँ पे आपके कई रस्म आयोजित होते हैं। जैसे डेरी गढ़ई की रस्म यहीं आयोजित होती है,
जोगी बिठाई की रस्म यहीं आयोजित होती है। मुरिया दरबार का आयोजन सिरहासार में होता है। साथ ही साथ जो रथों की परिक्रमा होती है, चाहे फूल रथ हो चाहे विशाल रथ हो, वो जगदलपुर के राजमहल से सिरहासार भवन और सिरहासार भवन से लेकर के जगदलपुर के राजमहल के बीच होती है। तो ये दोनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, राजमहल और आपका सिरहासार भवन। इसके अलावा कुछ स्थान आपको और याद रखने हैं, जैसे कि एक स्थान आपको याद रखना है काछिनगुड़ी। क्या नाम है? काछिनगुड़ी। काछिनगुड़ी जो है, यहाँ पे काछिन यात्रा आपका पर्व भी होता है, साथ ही साथ यहाँ पे काछिन गादी कार्यक्रम भी होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काछिनगुड़ी को, जहाँ पे काछिन देवी जो है वो विराजमान होती हैं। साथ ही साथ आपको जगदलपुर का जो आपका गोल बाज़ार परिसर है ये भी याद रखना है, क्योंकि गोल बाज़ार परिसर में जो है आपका रैला पूजा की रस्म जो है वो आपकी आयोजित होती है। इसके अलावा आपको जगदलपुर का इतवारी बाज़ार परिसर भी जो है याद रखना है, क्योंकि इतवारी बाज़ार परिसर में निशा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित होता है। अभी मैं सभी रस्मों को डिटेल समझाऊंगा, तो आपको ये जगहें और उन जगहों में आयोजित होने वाले रस्म भी पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। अब इसके अलावा जगदलपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान आपको याद रखना है, जो कि कहलाता है कुम्हड़ा कोट। जगह का नाम आप याद रखेंगे बेटा, क्या नाम है आपका? कुम्हड़ा कोट। ये कुम्हड़ा कोट स्थान भी बहुत प्रमुख है, क्योंकि जो बाहरी रैनी का रस्म होता है इसी कुम्हड़ा कोट गांव से संबंधित है। तो इतने स्थान आपको जगदलपुर और जगदलपुर के बाहर याद रखने हैं। राजमहल, राजमहल में दंतेश्वरी मंदिर, सिरहासार भवन जहाँ पे परिक्रमा होती है राजमहल और सिरहासार भवन के बीच में, काछिनगुड़ी याद रखिएगा, पथरागुड़ा मार्ग पे स्थित है जगदलपुर के, गोल बाज़ार याद रखिएगा, इतवारी बाज़ार याद रखेंगे, और जगदलपुर से 2 किलोमीटर बाहर एक जगह, एक गाँव याद रखना है आपको, कुम्हड़ा कोट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले परिचय करा देते हैं आपको इस बस्तर दशहरे में आयोजित होने वाले प्रमुख रस्मों और प्रमुख तिथियों से। ठीक है, चूँकि ये बस्तर दशहरा जो है एक बहुत बड़ा पर्व होता है, तो जाहिर सी की बात है कि इसकी क्लास भी जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी। तो आप धैर्य से पूरे क्लास को आपका अच्छे से देखिएगा, पूरी की पूरी स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रमुख रस्मों का नाम मैं लिखते जा रहा हूँ, जिसको आज की क्लास में हम डिटेल से समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहली रस्म जो है आपको याद रखना है, जिसको कहा जाता है पाटा यात्रा। ठीक है, पाटा यात्रा के बाद अगली रस्म आपको याद रखनी है डेरी गढ़ई की रस्म। ठीक है, हर रस्म में क्या थीम होता है, क्या परंपराएं जो हैं होती हैं, प्लस वो रस्म किस तिथि को आयोजित होता है, इसको आपको समझते हुए चलना है। तीसरा जो आपका रस्म है उसको काछिन गादी कहा जाता है। 1-2 एग्ज़ाम में काछिन गादी को पहले रस्म के रूप में भी आंसर लिया है, क्यों लिया है उसका कारण मैं बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, उसके बाद आपको रस्म याद रखना है रैला पूजा का। उसके बाद आप याद रखेंगे कलश स्थापना। ठीक है, फिर अगली रस्म आपको याद रखनी है जोगी बिठाई की रस्म। ठीक, जोगी बिठाई के बाद आपको याद रखना है फूल रथ चालन। इसको रथ परिक्रमा भी कहा जाता है। फूल रथ चालन रस्म को ही फूल रथ परिक्रमा के नाम से भी जानते हैं। फूल रथ चालन के बाद आपको निशा यात्रा की रस्म याद रखनी है। निशा यात्रा के बाद जोगी उठाई की रस्म जो है होती है। इसी दिन जोगी उठाई रस्म के दिन ही रात्रि में जो है आपका मावली परघाव होता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है भीतरी रैनी और बाहरी रैनी का जो आपका रस्म होता है। भीतर रैनी और बाहर रैनी के नाम से भी जो है आपका इसको जानते हैं। ठीक है, फिर अगली रस्म जो है आपको याद रखनी है काछिन यात्रा। काछिन यात्रा के दिन ही अगला एक रस्म होता है, जिसको मुरिया दरबार या मुड़िया दरबार के नाम से जो है आपका जाना जाता है। और बस्तर दशहरे का जो सबसे अंतिम रस्म होता है उसको ओहाड़ी पर्व जो है कहा जाता है। इसको गंगा मुड़ा यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम बार पढ़ रहे हैं उनके लिए सभी नाम बड़ा अटपटा होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, रस्मों से, तिथियों से जो है हमेशा से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो विस्तार से इसको समझते चलिएगा। तिथियाँ बहुत सारी हैं, प्रमुख तिथियों जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है उन तिथियों को हम देखेंगे। सबसे पहली तिथि तो हम उसी को देखेंगे जहाँ से बस्तर दशहरे की शुरुआत होती है, वो है आपका सावन अमावस्या। उसके बाद भादों या भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को याद रखना है।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इन तिथियों में क्या रस्म होंगे अभी मैं आपको विस्तार से इसको समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे सीधा कुंवार माह, क्योंकि कुंवार माह में ही आपका दशहरा होता है। कुंवार अमावस्या की तिथि को आप याद रखेंगे। फिर जो नवरात्रि का होता है कुंवार शुक्ल पक्ष, ठीक है, प्रथमा से लेकर के त्रयोदशी तक विभिन्न रस्म जो है इसमें आयोजित होते हैं, ठीक है। तो सावन अमावस्या, भादों शुक्ल त्रयोदशी, कुंवार अमावस्या और कुंवार शुक्ल प्रथमा से लेकर के त्रयोदशी तक विभिन्न प्रकार के रस्म होते हैं। इन सभी रस्मों को पढ़ने के बाद अंतिम में एक रिविज़न करा दूंगा, तो ये सारे रस्म और तिथि में क्या चीज़ें घटित होती हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले रस्म से, जो कि है आपका पाटा जात्रा। देखिए पूर्व काल में क्या होता था, जो बस्तर दशहरा होता था, ये बस्तर दशहरा अन्नदान और पशुदान का पर्व कहा जाता था। पहले के समय में जो काकतीय वंश के राजा होते थे, ये राजा आसपास के जितने भी गांव के आदिवासी होते थे उनके प्रमुख होते थे, पटेल, नाई, कोटवार, इन सभी को बुला करके उनकी क्षमता अनुसार वे सभी जो आपके आदिवासी हैं आसपास के, वो अन्नदान करते थे या पशुदान करते थे। बस्तर दशहरे में आपका जो बलि प्रथा है वो शुरू से प्रचलित है। मुख्य रूप से बस्तर दशहरे में कई रस्मों में काले बकरे की बलि दी जाती है और मांगुर मछली, ठीक है, कैट फिश जिसको कहा जाता है, काले बकरे और मांगुर मछली की कई सारे रस्म में इनकी बलि दी जाती है। हालांकि काले बकरे की बलि की जो संख्या है वो पहले बहुत होती थी, अब धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है। उसके बदले में जो है वो मांगुर मछली की जो है आपकी बलि जो है दी जाती थी, ठीक है। तो वर्तमान में अब जो है केवल मांगुर मछलियां ही वो बलि के रूप में दी जाती हैं। काले बकरे अभी भी बलि के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन पहले की तुलना में उनकी संख्या जो है वो कम कर दी गई है। तो पहले अलग अलग गांवों के लोग अपनी क्षमता अनुसार धन, धान्य, अन्न या फिर पशु वगैरह दान करते थे और उन्हीं के द्वारा ये बस्तर दशहरा का पूरा पर्व जो है वो आयोजित होता था उन्हीं के सहयोग से। लेकिन आज इस बस्तर दशहरे को आयोजित करता है जगदलपुर जिला प्रशासन। लेकिन आज भी इस परंपरा को निभाते हुए जो आपका जिला प्रशासन है वो अलग अलग गांवों से जो आपके प्रमुख होते हैं, पटेल, कोटवार, नाइक वगैरह होते हैं, इनको बुलाते हैं और इनको जो आपके तहसीलदार होते हैं, ये तहसीलदार इस बस्तर दशहरे के लिए सामग्री खरीदने के लिए इन लोगों को पैसा बांटते हैं और ये पैसा जो है वो बिसाहा पैसा कहलाता है। एक एक वर्ड याद रखिएगा जो मैं बोलते जा रहा हूँ। तहसीलदारों द्वारा ग्राम प्रमुखों को बांटा गया जो पैसा है वो बिसाहा पैसा कहलाता है। बिसाहा पैसा इसलिए कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी बोली में बिसाने का मतलब होता है खरीदना। तो चूंकि ये सामग्री खरीदने के लिए दिया गया पैसा है, इसीलिए ये पैसा तहसीलदारों द्वारा दिया गया ये पैसा क्या कहलाता है, बिसाहा पैसा कहलाता है। और इस पैसे से जो सामग्री खरीदी जाती है उस सामग्री को मंगनी, चार्डर, दसराहा, बोगड़ा कहा जाता है। बिसाहा पैसे से खरीदी गई सामग्री क्या कहलाती है, मंगनी, चार्डर, दसराहा, बोगड़ा। ये वर्ड याद रखिएगा। जो बिसाहा पैसा दिया गया है उसके द्वारा जो ग्राम प्रमुख सामग्री खरीदते हैं बस्तर दशहरा के लिए, वो खरीदी गई सामग्री क्या कहलाती है, मंगनी, चार्डर, दसराहा, बोगड़ा। अब इन्हीं सामग्रियों से आपका बस्तर दशहरा का पर्व जो है वो आपका आयोजित होगा। तो चलिए सबसे पहले रस्म की ओर जाते हैं जो कि है आपका पाटा जात्रा, ठीक है। बस्तर दशहरे की जो शुरुआत होती है, हमने देखा कि बस्तर दशहरे की शुरुआत किस तिथि से होती है, सावन माह की अमावस्या को, या बोल सकते हैं हरेली के दिन। और बस्तर दशहरे की शुरुआत रथ निर्माण से चालू होती है, जिसका जो है परिक्रमा किया जाना है मुख्यतः कुंवार माह में। अब ये जो आपका रथ है ये साल या फिर सरई वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। जनजातीय भाषा में इसी लकड़ी को टुरुलू घोंटला के नाम से जानते हैं। फिर से ये शब्द याद रखिएगा कि साल या सरई वृक्ष की लकड़ी को, उसके लट्ठे को जिससे रथ निर्माण किया जाना है, उस वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है, टुरुलू घोंटला के नाम से जाना जाता है।
अब जो आपके मुख्य रूप से दरभा वगैरह के जंगल हैं, वहाँ से वन विभाग की अनुमति लेकर के इस साल या सरे वृक्ष के लट्ठे को जो है जगदलपुर राजमहल के परिसर में जो है वो आपका लाया जाता है और इसी लकड़ी से रथ निर्माण का कार्य चालू होता है। ये लकड़ी के आत्म बलिदान की कथा है। ठीक है, पाटा जात्रा में देखिए, पाटा का मतलब होता है लकड़ी और जात्रा का मतलब होता है यात्रा, अर्थात ये लकड़ी के आत्म बलिदान की यात्रा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जंगल से लेकर के राजमहल तक, इसीलिए क्या कहा जाता है आपका, पाटा जात्रा के नाम से इसको जाना जाता है। अब पाटा जात्रा जो रस्म होता है, लकड़ी को जो है राजमहल परिसर में जो है आपका लाया जाता है और इस लकड़ी के ऊपर जो है काले बकरे एवं मांगुर मछली की बलि दी जाती है। और ये जो प्रथा होती है लकड़ी के ऊपर काले बकरे और मांगुर मछली की बलि देना, ये प्रथा बारसी उतारना कहा जाता है, अर्थात लकड़ी का बारसी उतारा जाता है। ये प्रथा भी याद रखेंगे। उस साल वृक्ष के लट्ठे लकड़ी के ऊपर जिससे रथ निर्माण कार्य किया जाना है, उसके ऊपर जो काले बकरे और मांगुर मछली की बलि दी जाती है, ये प्रथा क्या कहलाती है, बारसी उतारना जो है वो आपका कहा जाता है। और इसी लकड़ी से रथ निर्माण कार्य जो है वो आपका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जब रथ का ढांचा या स्ट्रक्चर आपका तैयार होता है तो रथ के पहिए में अचाड़ फंसाने की जो आपका परंपरा है, ये भी प्रमुख है। अचाड़ अगर आप नहीं जानते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में अचाड़ बोला जाता है और हिंदी में या इंग्लिश में आप उसको एक्सल बोल सकते हैं। एक्सल कहने का मतलब जहाँ से वो पहिया जो है आपका जुड़ा रहता है। तो इस पहिए में छेद करके अचाड़ फंसाने के दौरान भी काले बकरे और मांगुर मछली की बलि दी जाती है। इसको कहा जाता है नार फोड़नी। इस रस्म को क्या कहा जाता है, नार फोड़नी। देखिए, लकड़ी लाने के साथ ही पाटा जात्रा की रस्म जो है वो पूरी हो जाती है और उस लकड़ी के ऊपर सबसे पहले काले बकरे और मांगुर मछली की बलि देते हैं। वो प्रथा क्या कहलाती है, बारसी उतारना। और जब चक्के का निर्माण हो जाता है और उस चक्के पर अचाड़ फंसाने की जो परंपरा होती है या फिर उसके ऊपर जो एक्सल जो फंसाया जाएगा, उस दौरान भी काले बकरे और मांगुर मछली की बलि दी जाती है। ये रस्म कहलाती है नार फोड़नी। तो पाटा जात्रा रस्म के दौरान ही बारसी उतारना और नार फोड़नी रस्म जो है वो आपकी निभाई जाती है। ठीक है, तो प्रमुख तथ्यों को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद अगले आपके रस्म की ओर बढ़ेंगे और अंतिम में सभी को कंपाइल करते हुए हम रिवीजन करेंगे। तो पाटा जात्रा में सबसे पहले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या याद रखोगे बेटा, इसमें आपको याद रखना है कि ये बस्तर दशहरे की सबसे पहली रस्म है ना। बस्तर दशहरे का सबसे प्रथम रस्म क्या कहलाता है आपका, पाटा जात्रा। पाटा अर्थात क्या होता है आपका, लकड़ी, और जात्रा अर्थात क्या होता है, यात्रा। जैसा कि मैंने बताया, जंगल से इसके राजमहल की जो यात्रा है, खुद के बलिदान होने की जो यात्रा है, ये लकड़ी के आत्म बलिदान की कथा के रूप में जानी जाती है। किस दिन लाया जाता है, हरेली या फिर सावन अमावस्या, है ना। हरेली अमावस्या या फिर बोल सकते हो सावन अमावस्या के दिन रथ निर्माण हेतु, सावन अमावस्या के दिन रथ निर्माण हेतु जंगल से लाए गए साल वृक्ष, साल को ही क्या कहा जाता है, सरई भी कहा जाता है, और इसी को टुरुलू घोटला वृक्ष भी कहा जाता है, टुरुलू घोटला। तो जंगल से लाए गए साल वृक्ष या फिर टुरुलू घोटला की लकड़ी की पूजा की जाती है सबसे पहले, जिससे रथ निर्माण जो है वो आपका किया जाना है। ठीक है, इस लकड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, साथ ही आप याद रखेंगे कि काले बकरे एवं मांगुर मछली की बलि देकर, काले बकरे एवं मांगुर मछली की बलि देकर बारसी उतारना, बारसी उतारना एवं नार फोड़नी
बारसी उतारना एवं नार फोड़नी की रस्म निभाई जाती है। कैसे निभाई जाती है वो मैंने आपको समझा दिया, सभी तथ्यों को लिख पाना मुश्किल होता है। ठीक है, बारसी उतारना मतलब जो सबसे पहले पूजा किया गया और काले बकरे और मांगुर मछली की बलि दी गई लकड़ी पे, वो कहलाई बारसी उतारना। और चक्के में अचाड़ फंसाने के दौरान जब यही प्रक्रिया फिर से की जाती है तो उसको नार फोड़नी कहा जाता है। और इसी दिन से रथ निर्माण का कार्य जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। पाटा यात्रा के बाद अगला जो आपको रस्म याद रखना है वो याद रखना है डेरी गड़ई। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जगदलपुर में कुछ स्थान बताए थे, जिसमें से राजमहल और राजमहल के अलावा मैंने एक स्थान बताया था सिरहासार भवन। ठीक है, तो इसी सिरहासार भवन में डेरी गड़ई की रस्म जो है आपकी आयोजित होती है। लेकिन ये डेरी गड़ई की रस्म सावन से आगे बढ़ कर के भादों में आयोजित होती है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन अर्थात भादो शुक्ल त्रयोदशी के दिन जगदलपुर के सिरहासार भवन में साल या सरई वृक्ष के लकड़ी के 2 टुकड़ों को जमीन में विधि पूर्वक गाड़ा जाता है। ठीक है, सरई लकड़ी के तनों को, ठीक है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, आपका छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, उसको डेरी भी कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रथा का नाम क्या हो गया, डेरी गड़ई, कि साल की डेरियों को या साल के तनों को आपका विधि पूर्वक जमीन में गाड़ने की जो रस्म होती है वो कहलाती है डेरी गड़ई। इसके लिए सिरहासार भवन में जो है आपका गड्ढे खोदे जाते हैं, उस गड्ढे के भीतर जो है जिंदा मांगुर मछलियां डाल दी जाती हैं और उसके ऊपर जो है आपका साल का जो आपका तना है, सरई का जो तना है या डेरी है, उसको जो है गाड़ दिया जाता है। ये रस्म क्या कहलाती है, डेरी गड़ई। विशेष रूप से याद रखिएगा कि इस रस्म में बिलोरी गांव के लोग भाग लेते हैं। डेरी गड़ई के रस्म में किस गांव के लोग भाग लेते हैं, विशेष रूप से बिलोरी गांव के लोग जो है इसमें भाग लेते हैं। अब ये डेरी गड़ई की रस्म क्यों आयोजित की जाती है? पहले के समय में क्या था कि रथ निर्माण के लिए जो आपके कारीगर होते थे वो लंबे समय तक जगदलपुर राजमहल परिसर के भीतर रथ का निर्माण करते थे। तो तपती धूप से बचने के लिए इनके लिए आपका मंडप गाड़ा जाता था ताकि उस मंडप की छाया में वो विश्राम कर सकें। तो ये मंडप अस्थायी होता था, अब तो स्थायी मंडप वहाँ पे बना दिया गया है। लेकिन इसी परंपरा को आगे बनाए रखने के लिए अब मंडप के लिए साल वृक्ष की लकड़ियाँ ही गाड़ी जाती थी, तो उसी को परंपरा के रूप में अभी भी सिरहासार भवन में सांकेतिक रूप में गाड़ा जाता है। इसी रस्म को क्या कहते हैं, आपका डेरी गड़ई। मुख्य बात जो आप याद रखना है कि डेरी गड़ई रस्म किस भवन में आयोजित होती है, तो ये सिरहासार भवन में आयोजित होती है। कब होता है, तो ये भादों शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को होता है। इसीलिए प्रमुख तिथियों में मैंने इसको भी अभी कुछ देर पहले आपका शामिल किया था, कुछ देर पहले आपका लिखा था। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से किस गांव के आदिवासी भाग लेते हैं, तो बिलोरी गांव के आदिवासी जो है इसमें भाग लेते हैं। तो चलिए प्रमुख तथ्यों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। भादों शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को जगदलपुर के सिरहासार भवन में डेरी गड़ई की रस्म निभाई जाती है। जगह याद रखिएगा, सिरहासार भवन। ठीक है, जिसमें साल वृक्ष के 2 टुकड़े, कहने का मतलब 2 टहनी, या इसी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, डेरी, 2 टुकड़ों को या 2 डेरियों को भूमि में विधि पूर्वक पूजा विधान के साथ गाड़ा जाता है। ठीक है, इसमें विशेषतः बिलोरी के ग्रामवासी भाग लेते हैं। तो इतने तथ्य आपको डेरी गड़ई रस्म के बारे में याद रखनी है।
और क्यों गाड़ा जाता है मैंने बता दिया। पहले कारीगरों की छाया के लिए मंडप बनता था, अब सांकेतिक रूप में ये गाड़ा जाता है। और गाड़ने के दौरान भी उस गड्ढे में मांगुर मछली डाला जाता है, अर्थात मांगुर मछली की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। ठीक है, तो पाटा जात्रा के बाद हो गया आपका डेरी गड़ी। डेरी गड़ी रस्म के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो रस्म है काछिन गादी। देखिए 2014-15 मतलब बहुत पहले जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, एक बार CGPSC एग्ज़ाम में काछिन गादी को जो है वो प्रथम रस्म के रूप में लिया गया है। क्यों लिया गया है उसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए काछिन गादी जो आपकी रस्म होती है वो क्या है वो पहले समझ लीजिए। काछिन देवी का नाम है और गादी मतलब काछिन देवी को क्या देना, गद्दी देना। ठीक है, देखिए काछिन देवी को रण देवी के नाम से भी जाना जाता है और ये काछिन देवी मिर्गान जाति के लोगों की कुल देवी है। इस जाति का नाम भी आप याद रखिए बेटा, किस जाति के लोगों की कुल देवी है, मिर्गान जाति के लोगों की कुल देवी है। काछिन गादी का मतलब होता है कि काछिन देवी को, रण देवी को गद्दी देकर के उसको सम्मान देना। ठीक, मुख्य रूप से ये रस्म होती है कुंवार के अमावस्या को। आप सभी को पता होगा, पहले भी हम जो है लोक पर्वों और हिंदी महीनों को पढ़ चुके हैं कि जो दशहरा होता है वो किस महीने में होता है, कुंवार या आश्विन महीने में, है ना। कुंवार या आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर के नवमी तक ही क्या चलता है, कुंवार नवरात्रि, जिसमें दुर्गा पूजा होती है। दसवीं के दिन विजयादशमी होता है, रावण दहन होता है। मतलब कुंवार महीने में क्या आयोजित होता है, दशहरा। और बस्तर दशहरे में ये जो काछिन गादी रस्म है ये कुंवार महीने का पहला रस्म होने के कारण एग्ज़ाम में एक दो बार इसको प्रथम रस्म के रूप में भी लिया गया है। क्योंकि अब अमावस्या आ गया, अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष लग जाएगा, इधर शुक्ल पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर के तो नवमी तक मूलतः क्या चालू हो जाएगा, नवरात्रि। तो ये कुंवार नवरात्रि से पहले की रस्म है या कुंवार माह के पहली रस्म है, इसीलिए इसको प्रथम रस्म के रूप में भी कई बार एग्जाम में लिया गया है। इस कुंवार अमावस्या को जो काछिन गुड़ी है जगदलपुर का, जगदलपुर के पथरागुड़ा मार्ग पे एक स्थान है काछिन गुड़ी। मैंने स्थान में इसको भी जो है वो आपको बताया था कि एक स्थान जो है आप याद रखेंगे काछिन गुड़ी। इस काछिन गुड़ी में काछिन देवी को सम्मानित किया जाता है जो कि मिर्गान जाति की कुल देवी कहलाती हैं। और कुंवार अमावस्या के दिन ये काछिन देवी मिर्गान जाति के नाबालिग कन्या पर आती हैं या नाबालिग कन्या पर आरूढ़ होती हैं। देवी आना आपने सुना ही होगा। तो ये काछिन देवी किसके ऊपर आती हैं, मिर्गान जाति के एक नाबालिग कन्या के ऊपर आती हैं। प्रतिवर्ष अलग अलग कन्या का जो है वो चुनाव किया जाता है, हर बार एक ही कन्या नहीं होती है। ठीक है, तो उसी चुने गए कन्या के ऊपर कुंवार अमावस्या के दिन जो है ये काछिन देवी आरूढ़ होती हैं या काछिन देवी उनके ऊपर जो है आपका आती हैं। और इन्हीं काछिन देवी को एक कांटों से बनी हुई झूले पे या कांटों से बनी हुई गद्दी पर बिठाया जाता है। ये गद्दी जो है वो बेल कांटों से बनी होती है और यही बेल कांटों से बनी हुई गद्दी आपका काछिन देवी गद्दी होती है। तो उस मिर्गान जाति की नाबालिग कन्या को जिस पे कुंवार अमावस्या के दिन हमारी काछिन देवी आरूढ़ होती हैं, उनको इस झूले में बिठा करके उनसे बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए अनुमति जो है वो मांगी जाती है। बस्तर दशहरा उत्सव के लिए अनुमति जो है वो आपका मांगी जाती है। ठीक है, और यही प्रथा क्या कहलाती है, आपका काछिन गादी। तो चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि काछिन गादी का मतलब क्या होता है। काछिन गादी का मतलब होता है काछिन देवी, जिसको रण देवी के नाम से भी जाना जाता है, को गद्दी देना, है ना। किससे बनी होती है, बेल कांटों से बनी होती है। तो याद रखिएगा कि काछिन देवी या रण देवी मिर्गानों की या मिर्गान जाति के लोगों की कुल देवी हैं, है ना। मिर्गानों की या मिर्गान जाति के लोगों की कुल देवी हैं, जो मिर्गान जाति के
नाबालिग कन्या पर आरूढ़ होती हैं। जो मृगान जाति के नाबालिग कन्या पर आरूढ़ होती हैं, मतलब देवी उस नाबालिग कन्या के ऊपर आती हैं, जिसे कुंवार अमावस्या, या कुंवार को और किस नाम से जानेंगे, अश्विन अमावस्या, जिसे कुंवार अमावस्या को बेल कांटों से बने झूले या फिर गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है, तथा उनकी पूजा अर्चना कर उनसे दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति मांगी जाती है। उनकी पूजा अर्चना कर उनसे दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति जो है प्राप्त की जाती है, यह अनुमति जो है वो मांगी जाती है। ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा चूंकि कुंवार में ये सबसे पहला रस्म होता है, इसीलिए कई बार एग्जाम में इसको प्रथम रस्म के रूप में भी लिया गया है। तो काछिन गादी के लिए क्या विशेष याद रखेंगे, काछिन देवी को ही रण देवी कहते हैं। किनकी कुल देवी है, मृगानों की कुल देवी है, जो मृगान जाति की नाबालिग कन्या पर आती हैं। और ये जो काछिन गादी परंपरा है, ठीक है, ये कब निभाई जाती है, तो ये कुंवार अमावस्या को निभाई जाती है। इसमें जो गद्दी बनी होती है वो बेल कांटों से बनी होती है। ठीक है, कुंवार या अश्विन अमावस्या को काछिन गादी रस्म के साथ एक और रस्म निभाया जाता है रात्रि में ही, जिसको कहा जाता है रैला पूजा। जगदलपुर में जो मैंने आपको विभिन्न स्थान बताए थे, उसमें एक स्थान मैंने जगदलपुर का गोल बाजार परिसर भी बताया था। इसी जगदलपुर के गोल बाजार परिसर में रैला देवी की पूजा का कार्य जो है वो आपका संपन्न होता है। अब ये रैला देवी कौन है, इसको भी आप जान लीजिए। शुरुआत में मैंने बताया था कि बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन कहे जाते हैं, अन्नम देव जो है वो कहे जाते हैं। इन्हीं अन्नम देव की बहन थी कौन, आपकी रैला देवी, और उन्होंने जो है वो गोदावरी नदी में जल समाधि ली थी। तो रैला देवी के गोदावरी नदी में जल समाधि लेने की स्मृति में ही मृगान जाति के लोगों के द्वारा जो है उनकी श्राद्ध पूजा की जाती है, और ये रस्म जो है आपका रैला पूजा के नाम से जाना जाता है। अर्थात आश्विन अमावस्या, कुंवार अमावस्या को काछिन गादी रस्म भी होती है, और इसी दिन रैला पूजा की रस्म भी आयोजित की जाती है। तो याद रखिएगा फिर से, कुंवार अमावस्या या आश्विन अमावस्या को ही काछिन गादी के बाद जगदलपुर के गोल बाजार परिसर में रैला पूजा का कार्य संपन्न होता है, या रैला पूजा की रस्म जो है वो आपकी निभाई जाती है। चाहे तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि रैला देवी कौन है, तो बस्तर के संस्थापक, काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव की जो है वो बहन है, जिन्होंने गोदावरी नदी में जल समाधि ली थी, और उनकी स्मृति में ही मृगान जाति के लोगों के द्वारा उनकी श्राद्ध पूजा जो है वो आपकी की जाती है। रैला पूजा के बाद अब हम अगले रस्म की ओर बढ़ते हैं। चूँकि ये जो रस्म है, चाहे काछिन गादी हो चाहे रैला पूजा हो, ये हुआ किस दिन, कुंवार अमावस्या के दिन। अब कुंवार अमावस्या के बाद कुंवार का शुक्ल पक्ष लग जाएगा, और शुक्ल पक्ष का पहला दिन आ जाएगा प्रथमा, मतलब इस दिन से या कुंवार अमावस्या के बाद के दिन से चालू हो जाएगा क्या, आपका नवरात्रि। ठीक है, और नवरात्रि की जो शुरुआत होती है वो कुंवार के शुक्ल पक्ष के प्रथमा से कलश स्थापना से होती है।